यूपी के में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को फ्री वाईफाई देने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से फ्री वाईफाई की यह सुविधा 17 शहरों की 217 जगहों पर दी जाएगी। इसके लिए जगहों की पहचान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके लिए नगर निकायों को ऐसी 217 जगहों की पहचान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार पहले से कई जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा दे रही है। जिन शहरों में वाईफाई सुविधा देने की योजना है उनमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों में 200 से ज्यादा जगह शामिल हैं। सरकार की ओर से फ्री वाईफाई की यह सुविधा खासतौर से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, ब्लॉक और रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास दी जाएगी। इसके अलावा यह भी तय हुआ है कि जो बड़े शहर होंगे वहां 2 जगहों पर और छोटे शहरों में 1 जगह पर फ्री वाईफाई दिया जाएगा। वहीं योगी कैबिनेट ने आज 29 अहम प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगाई। कैबिनेट में अयोध्या से जुड़े कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। अयोध्या अकबरपुर बसखारी मार्ग के प्रस्तावित गोसाईगंज बाजार को बाईपास की मंजूरी दे दी गई। अयोध्या बेलहर घाट का चौड़ीकरण होगा। अयोध्या में ट्रैफिक को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा मथुरा के नंदगांव में रास्ता चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर मुहर लगी। प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बनाया जाएगा और हर एक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक कम सहायक अकाउंटेंट की भर्ती की जाएगी। इससे करीब 58,189,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 3 निर्माण कार्यों पे चर्चा हुई। एक अयोध्या अकबरपुर बसखारी मार्ग, जो बेसिकली गोसाईगंज का जो बाजार है उसमें घनी आबादी है, उसका चौड़ाई का काम होना है। ये 5.5 किलोमीटर का है और इसके अंदर जो टोटल लागत है वो 115.88 करोड़ 115.88 करोड़ की है। और इसके बन जाने से जो वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़ मार्ग है उसमें ये बाईपास जो बन जाएगा उसमें ये जो है जाम है उससे मुक्ति मिलेगी। इसी तरह मथुरा के अंदर भी जनपद मथुरा में कोसी, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, सौख, मथुरा एवं मथुरा राया तक मार्ग, ये एक्चुअली यमुना एक्सप्रेस से जो जोड़ता है ये रास्ता वो है, जो कि इसकी लंबाई 82 किलोमीटर की 82 किलोमीटर की है। और इसके अंदर भी चौड़ीकरण होना है। और इसके अंदर ये पहले से लिया हुआ था और इसकी वित्तीय स्वीकृति भी जो है 505.72 करोड़ की हुई थी। वहीं अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थर। राम मंदिर के निर्माण में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों के अलावा मंदिर की नींव के लिए मिर्जापुर के पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। राजस्थान के पत्थरों की खास बात यह है कि इन पत्थरों की आयु क्षमता 1000 से 1200 साल तक की होती है, जिन पर आसानी से बारीक नक्काशी की जा सकती है। लेकिन मिर्जापुर के पत्थर बेहद सख्त होते हैं, जिस पर नक्काशी करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मिर्जापुर के कठोर पत्थरों का मंदिर की नींव बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। वहीं सरकार ने किसानों को गुरुवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दे दी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि करीब 200 के आसपास किसान बस के जरिए जंतर मंतर आएंगे और प्रदर्शन करेंगे। पुलिस की निगरानी में किसानों की बस जंतर मंतर पहुंचेगी, जहां पर किसानों को 1 दिन के विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। पुलिस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि जंतर मंतर पर सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। किसान सुबह 10:30 पर जंतर मंतर पहुंचेंगे। वहीं किसान नेताओं ने बताया कि जंतर मंतर पर शाम को किसानों की चौपाल लगेगी, जहां पर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। 200 लोग जाएंगे
और वहाँ से 10 बजे के आसपास चलेंगे, 9-10 बजे। सिंगू बॉर्डर से ही जाएंगे और 4-5 गाड़ियों से जाएंगे, बसों से जाएंगे, अलग अलग जगह से जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे और सब इकट्ठे होंगे, वहाँ से फिर बसों से वहाँ पर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है। नितिन गडकरी ने कहा कि अयोध्या में करीब 80 किलोमीटर की रिंग रोड और 275 किलोमीटर की अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। वहीं इस ऐलान के बाद सीएम योगी ने ट्वीट पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी होना अयोध्या के पुरातन गौरव की पुनर्स्थापना हेतु बढ़ाया गया बड़ा कदम है। ये आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र को संबल प्रदान करेगा। हार्दिक आभार। जहां एक तरफ केंद्र सरकार कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिए बयान से घिरी नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री ने कोरोना के खत्म होने तक अन्न जल ग्रहण न करने का संकल्प लिया है। एटा पहुंचे नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने कहा कि जब तक वैश्विक महामारी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, वो ना तो अन्न खाएंगे और ना ही पानी पिएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे पहले भी 5 साल तक अन्न जल ग्रहण न करने का दावा किया। हालांकि जब उनसे केंद्र सरकार के ऑक्सीजन को लेकर दिए बयान के बारे में पूछा गया, तो वो अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हुए सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। अलीगंज हमारे भारतीय जनता पार्टी नेता भाई दिनेश गुप्ता जी के आवास पर हम आए और इनके छोटे भाई हैं, चेयरमैन हैं, और जब ये अपने परिवार के व्यक्ति हैं, जो भी आप समस्याएं बता रहे हैं, तो सौगात क्या, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो भी बात ये बताएंगे और भी जो कार्य होंगे तो उस कार्य की प्रगति की जाएगी और वो कार्य करवाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य को लेकर अयोध्या में हवन पूजन का दौर अब शुरू हो गया है। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कल्याण सिंह के स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन किया और संकट मोचक से स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान जगत गुरु परमहंस ने कल्याण सिंह को राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला बताते हुए लोगों से भी उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा अनुष्ठान करने की अपील की है। सर्वरोगहराय सर्वसीकरणाय माननीय कल्याण सिंह शीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थाय ओम। वहीं हल्द्वानी की जेल में एड्स बम फूटा है। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान जेल के 16 कैदियों को एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। एक साथ 16 कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। सभी संक्रमितों में 15 पुरुष कैदी के साथ एक महिला कैदी भी शामिल है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग कैदियों का इलाज उनकी पहचान को गोपनीय रखते हुए कर रहा है। इलाज के दौरान संक्रमितों के पोषण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये हमारे यहाँ रूटीन प्रक्रिया है जांच करने की बंदियों की। जो भी नए बंदी आते हैं उनका एचआईवी पॉजिटिव जांच करते हैं हम लोग। अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव निकलता है तो उसको फिर एआरटी सेंटर वहाँ जाके उसका कंफर्मेशन कराते हैं। अभी यहाँ पर 16 लोग हैं, जिसमें 15 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक महिला है, वो वेस्ट बंगाल से शायद रजिस्ट्रेशन है, उसकी दवा चल रही थी, उसने हम लोगों को बताया नहीं, इसलिए उसका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वहीं लखनऊ में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले 7 अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत इन अस्पतालों को सील किया जा रहा है। डीएम अभिषेक प्रकाश के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इलाज के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 7 अस्पतालों को सील कर दिया है। आपको बता दें कि डीएम के आदेश के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राजधानी के 45 अस्पतालों पर छापा मारा था, जहां पर खामियां मिलने के बाद 29 अस्पतालों को नोटिस भी जारी किया गया था, जबकि जरूरी दस्तावेज न होने के बाद 7 अस्पतालों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई। हरदोई IIM रोड पर मौजूद सैफलिया आई केयर एंड हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर सील किया गया है। सम्राट हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर को भी सील कर दिया गया है। न्यू एशियन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर को भी सील किया गया है। चंद्रा अस्पताल, हिम सिटी हॉस्पिटल भी सील किया गया है। हर्बल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के साथ ही बेस्ट केयर ट्रॉमा सेंटर के खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की गई है। कुशीनगर में प्रशासन की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रशासन की टीम ने पडरौना इलाके में कई सालों से चल रहे अनाथ आश्रम में छापेमारी की और जांच की।
जिसमें सामने आया कि अनाथ आश्रम बिना रजिस्ट्रेशन के कई सालों से संचालित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, आरोप है कि अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों के नामकरण ईसाई धर्म के अनुसार किए जा रहे थे। साथ ही उन्हें ईसाई धर्म के मुताबिक रहन सहन और तालीम दी जा रही थी। दरअसल कुछ दिन पहले इस अनाथ आश्रम पर यूपी बाल कल्याण आयोग की टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें अनाथ आश्रम में कई खामियां पाई गई थी, जिसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से भी की गई थी। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने फर्जी अनाथ आश्रम को खाली कराया और यहां रहने वाले किशोर और किशोरियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इसको इसलिए हो रहा है कि बच्चों को ले जाकर CWC के सामने पेश किया जाएगा और इस हिसाब से नियमानुसार उनका मेडिकल चेकअप कराकर जो है उनको जो है जहां उनकी सुव्यवस्थित ढंग से रखने की व्यवस्था भी वहाँ रखेगा, इसलिए कि इनके पास जो है लीगल पेपर नहीं है। कानपुर हाईवे पर हुआ हादसा कैमरे में कैद हो गया। मामला यशोदानगर इलाके के चकेरी का है, जहां पर बहुत ही एलिवेटेड ब्रिज पर ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में कार ट्रक के सामने आ गई, जिसके बाद ट्रक कार को कुछ दूर तक घसीटता ले गया। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि कैसे कार ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है और इसी दौरान ये ट्रक के सामने आ गई और ट्रक कार को कई मीटर तक घसीटते हुए आगे ले गया। सीतापुर में लगातार हो रही बारिश और बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी की वजह से बांध ओवरफ्लो हो रही है, जिससे किनारे पर बसे सैकड़ों गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच करीब 10,000 लोग फंसे हुए हैं, जो नाव न होने की वजह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उधर बलरामपुर के तराई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। खैराहनिया मार्ग पर गंजड़ी माता मंदिर को जाने वाले रास्ते पर इस कदर पानी भरा हुआ है कि लोगों को यहां आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं ये हालात तब हैं जब राप्ती नदी में बाढ़ नहीं आई है। हाल में हुई बारिश की वजह से यहां पर बड़ी तादाद में पानी भर गया है और लोगों को इसकी वजह से भारी मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। हरदोई के करीब 250 प्राथमिक विद्यालयों में अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है, जिसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने कवायद तेज कर दी है। मिशन कायाकल्प के तहत शिक्षा विभाग ने 179 प्राथमिक विद्यालयों में बिजली कनेक्शन की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसको लेकर BSA ने पंचायत राज विभाग को पत्र लिखा है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इन स्कूलों में बिजली कनेक्शन पहुंचेंगे। यहाँ जनपद में कुल 3447 विद्यालयों में 3044 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन हो चुका है। शेष जो 40 मीटर से अधिक दूरी पर जिनके पोल हैं 179 विद्यालयों में विद्युत विभाग से एस्टीमेट प्राप्त कर कायाकल्प के अंतर्गत DPRO साहब से ग्राम पंचायत विभाग से अनुरोध किया गया कि वहाँ भी कर दिया। बरेली में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से एक हादसा हो गया। जिले के शीशगढ़ इलाके में एक मकान बारिश की वजह से ढह गया, जिसके मलबे में एक महिला दब गई, जिसे लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन की लगातार बारिश के बाद ढह गया मकान और मकान के मलबे में महिला दब गई, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर ग्रामीणों ने बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। और अब खबर उन्नाव से, जहां गंगा घाट में दबंगों का कहर देखने को मिला। दबंग ने युवक पर कहर बरपाया, लाठी डंडों से पीट कर अधमरी हालत में छोड़ा। ब्रजेश मिश्रा नाम के दबंग ने सरे राह बोला हमला, तो पीट कर युवक को अधमरी हालत में पहुंचा दिया। युवक के आंख, उसके सर में और युवक के मुंह पर भी गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस पीड़ित पर ही सुलह का दबाव बना रही है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के शक्ति नगर का मामला। उधर गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में एक युवक को 2 लोग बुरी तरह से पीटते दिखाई दे रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आसपास के लोग खड़े तमाशबीन बने रहे और वीडियो बनाते रहे, लेकिन पिटते हुए युवक को बचाने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। हालांकि पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया
तो तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुंचकर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। ये वीडियो थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र का है। इसमें एक लड़का है, उसके साथ वीडियो में दिखाई दे रहा है 2 युवक उसके साथ मारपीट कर रहे हैं डंडों से। तो इसके त्वरित संज्ञान लिया गया था और लड़के को चिन्हित किया गया था। वो लड़के भी चिन्हित कर लिए गए हैं जिनके साथ मारपीट हुई है। जो लड़के के साथ जिसके साथ पिटाई हुई है उस लड़के का मेडिकल करा लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पूर्व में भी इन दोनों के मध्य विवाद था और पूर्व में भी इनके मध्य लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें की कार्रवाई की गई थी। अब खबर वाराणसी से। वाराणसी में एक सफाई कर्मी महिला को जब उनके बच्चों ने इस्तेमाल किया हुआ मास्क उठाते और डस्टबिन में डालते देखा तो मां को कोरोना से बचाने के लिए स्मार्ट डस्टबिन का आविष्कार कर डाला, जो न केवल उनकी मां को बल्कि दूसरे सफाई कर्मियों को भी कोरोना के संक्रमण से बचने में मदद करेगा। ये स्मार्ट डस्टबिन कैसे काम करता है, जरूर देखिए इस रिपोर्ट में। यह है कोविड-19 किलिंग मास्क डस्टबिन। इस डस्टबिन की खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किया हुआ मास्क डालते ही जलकर खाक हो जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि इसे बनाया है वाराणसी के कक्षा 6 में पढ़ने वाले आयुष और रेशमा ने। इन बच्चों के मुताबिक इस डस्टबिन को बनाने में करीब 3500 रुपए की लागत आई है और इसे तैयार करने में 6 दिन का समय लगा है। हम लोग एक डस्टबिन बनाए हैं जो मास्क के लिए जरूरी है। मास्क जो बाहर फेंकते हैं वो डस्टबिन में डालें। हमने एक स्मार्ट डस्टबिन बनाया है, एंटी कोरोना स्मार्ट डस्टबिन बनाया है, जिसका यूज मास्क ग्लव्स को जलाने के लिए है और वो कैसे काम करता है उसके सामने एक सेंसर लगा है। सेंसर के सामने कोई भी आता है वो अलाउंस करने लगता है, सावधान भी करने लगता है, बोलता है स्वच्छ भारत अभियान में हमारा साथ दे, कृपया मास्क डस्टबिन में फेंक। यह स्मार्ट डस्टबिन करीब 3 फीट ऊंचा है और इसे मेटल से बनाया गया है। डस्टबिन के ऊपरी हिस्से में सेंसर युक्त ढक्कन है जो पास जाते ही खुल जाएगा और इसके अंदर मास्क डालते ही ढक्कन बंद हो जाता है और अंदर लगा हीटर ऑन हो जाएगा, जिससे कुछ ही सेकंड के भीतर मास्क पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। दरअसल ये दोनों बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में इन दोनों की मां साफ सफाई का काम करती हैं। बच्चों ने साफ सफाई के दौरान मां को इस्तेमाल किया हुआ मास्क उठाते और डस्टबिन में डालते देखा तो मां को कोरोना से बचाने के लिए स्मार्ट डस्टबिन का आविष्कार कर डाला। उनके इस आविष्कार के बाद अब उनकी मां ही नहीं बल्कि स्कूल के दूसरे सफाई कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण के खतरे से बच पाएंगे। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।